प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साइड दर्पण में। तो फ्रेंड्स, बताना चाहूँगी कि आज की हमारी क्लास से यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर को लेकर हम मॉक टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने इकाई 1 को कर लिया है, इकाई 2 हम कर रहे हैं। बताना चाहूँगी कि इस तरह के प्रश्नों को आपने सॉल्व करने हैं। चलते हैं प्रश्नोत्तरी देख लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर क्विज़ होती हैं तो जिसका आपको लाभ मिल सकता है। तो यहाँ हमारा पहला प्रश्न है कि उन शिक्षण युक्तियों की पहचान कीजिए जो अधिगमकर्ता केंद्रित हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऐसी शिक्षण युक्ति है ना, ऐसी शिक्षण युक्तियों की पहचान करना है जो किस पर केंद्रित है, लर्नर्स पर, अधिगमकर्ता केंद्रित है ना, जिसके केंद्र में कौन है, लर्नर है। तो ऑप्शन दिया गया है कि सहकारी अधिगम, टीम शिक्षण, प्रयोगशाला आधारित प्रोजेक्ट्स, युग्म पेयर यानी सहभागी चर्चा, या फिर पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के साथ व्याख्यान। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, हमें ऐसे शिक्षण युक्ति की पहचान करना है जो अधिगम करता हो। तो यहाँ बता दूं, सहकारी अधिगम जो है इसका अर्थ होता है कि जब जब हम सहकारी अधिगम के अंतर्गत ले लेते हैं कि जो सीखने की रणनीति है ना, तो वे एक मतलब ऐसे व्यक्ति को सौंपी जाए, ऐसी व्यक्तिगत जिम्मेदारी उसको मतलब व्यक्तिगत जिम्मेदारी सौंप दी जाए, दे दिया जाए कि वह लोगों को स्वतंत्र होने और स्वयं कौशल दिखाने के साथ साथ सकारात्मक प्रभाव प्रदर्शित करे, है ना, अपना कौशल दिखाए कि वो बेहतर है। तो सहकारी अधिगम ये हो गया। टीम शिक्षण आपको पता है कि जहाँ कई समूहों का शिक्षण होता है, कई लोग एक साथ जुड़ करके शिक्षण कार्य करते हैं। प्रयोगशाला आधारित प्रोजेक्ट जो कि प्रयोगशाला में हम प्रोजेक्ट के द्वारा पेश करते हैं। युग्मित सहभागी चर्चा, सहभागी चर्चा का भी आप समझ सकते हैं कि जहाँ दो तीन जोड़े बना लें हम, और यह मतलब कोई कार्य हो जिस पर हम भाग लेकर के चर्चा करें, विचार विमर्श करें, तो वो हो गया सहभागी चर्चा। और जो इसकी आवश्यकता होती है फ्रेंड्स, तो वो ज़्यादातर कहाँ होती है, हाई या हायर स्कूलों में होती है। ठीक है, सहभागी चर्चा। फिर आता है हमारा पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के साथ व्याख्यान। तो यहाँ पर हमें केवल ये देखना है कि ऐसी शिक्षण विधि या ऐसी शिक्षण युक्त देखनी है कि जो अधिगमकर्ता पर केंद्रित हो। तो जो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर है, तो देखो सहकारी अधिगम है ना, क्योंकि सहकारी अधिगम अधिगमकर्ता पर केंद्रित है। हमारा एक तीसरा ऑप्शन है जो कि इससे मैच करता है, तो वो है हमारा तीसरा, प्रयोगशाला आधारित प्रोजेक्ट भी अधिगमकर्ता से संबंधित है। और वहीं पर हमारा एक और है युग्मित पेयर सहभागी चर्चा। ठीक है, डी नंबर भी हमारा जो है वो ये इसी पर आधारित है, हमारे अधिगमकर्ता केंद्र पर। ठीक है, क्योंकि आपको पता है विद्यार्थी या लर्नर्स आपस में सहभागी चर्चा करते हैं, है ना, शिक्षण के दौरान। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, तो बता दूं 1, 3 और 4 सी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। एक ए नंबर, और यहाँ पर हमारा एक है हाँ हाँ बिल्कुल, 1, 3 और 4 हमारा करेक्ट है। ACD हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पर 1, 3 आप 4 देख सकते हैं, यहाँ पर और दिया गया ऑप्शन। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। कोशिश यही रहेगी मेरी को आप कि आपको ये तथ्य समझ में आए, है ना। अगला प्रश्न हमारा फिर आता है कि विमर्शी स्तर, है ना, ध्यान से प्रश्न को देखिएगा। विमर्शी स्तर, विमर्शी स्तर का मतलब आप समझते हैं कि रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग के अंतर्गत आता है। और स्मृति स्तर, विमर्शी स्तर शिक्षण स्मृति स्तर शिक्षण से अलग होता है, क्योंकि इसमें शामिल संप्रेषण की पद्धति मूलतः डॉट डॉट होती है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ तो इतना फैक्ट तो बिल्कुल सही लिखा है कि विमर्शी स्तर जो है वो स्मृति स्तर शिक्षण से अलग है, यानी बहुत ज़्यादा अलग है। स्मृति स्तर में देखो रट्टा मारने पर बल दिया जाता है ना, इतना समझने पर बल नहीं दिया जाता। लेकिन जो विमर्शी स्तर है उसमें आपको पता है उसकी जो शिक्षण विधि है वो बहुत अलग है, क्योंकि उसमें जो शिक्षण कार्य है बहुत उच्चतम स्तर पर होता है। यहाँ पर समस्या समाधान की विधियों को ढूंढा जाता है, समस्याओं को खोजा जाता है, उसके समाधान ढूंढे जाते हैं, या कई तरह के खोज प्रोसेसिंग मतलब अलग वगैरह वगैरह होती है विमर्शीय स्तर पर। तो इसमें संप्रेषण की मूलतः कौन सी पद्धति है जो कि होती है, तो एक रेखीय भी नहीं है, नीचे से ऊपर की ओर, या अंतर क्रियात्मक या क्रियान्वितिकारी। ठीक है, तो देखो नीचे से ऊपर की ओर विमर्शीय स्तर शिक्षण पद्धति में ये शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि हम देखेंगे कि जहाँ मतलब बहुत ज़्यादा हमें खोजबीन करना पड़े, समस्याओं को ढूंढ के समाधान निकालना पड़े, उच्चतम स्तर की बात की जाए, तो वो क्या है, हमारा
क्रियान्वितिकारी है, ठीक है, डी नंबर है। अब आप कहेंगे मैम क्रियान्वितिकारी का मतलब क्या हुआ? तो क्रियान्वितिकारी का अर्थ है कि जो संवाद, जहाँ संवाद एक निरंतरता के साथ चलता रहे, जिसमें कई तरह के विचार विमर्श, वाद विवाद, यानी जो समस्याओं को ढूंढ कर खोज कर हमारे समक्ष प्रस्तुत करे, और जो निरंतर चलते हुए कुछ बदलाव प्रक्रिया दिखाए, ठीक है, कुछ अलग तरह का बदलाव दिखाए, ठीक है, तो वो क्रियान्वितिकारी पद्धति हो गई है ना। संप्रेषण की पद्धति मूलतः क्रियान्वितिकारी यहाँ पर होती है। तो ये डी नंबर हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फिर अगला एक और प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो अप्रत्यक्ष शिक्षण रणनीतियों के साथ जुड़ी हैं, ठीक है। मैं अक्सर कहती हूँ फ्रेंड्स, वैसे जहाँ लगत हम देखें तो ये है, सॉरी कुछ अपनी लैंग्वेज में बोल रही हूँ, डोंट वरी, है ना, क्यों स्थानीय भाषा की कहीं ना कहीं आ ही जाती है बहरहाल। तो हम जब ये देखते हैं कि प्रश्न में ही आधा उत्तर छिपा है। प्रश्न बात हो रही है, हमें उन विशेषताओं की पहचान करना है जो अप्रत्यक्ष शिक्षण, एक होता है प्रत्यक्ष शिक्षण जहाँ पर सब कुछ स्पष्ट दिख रहा होता है ना, एक होता है अप्रत्यक्ष शिक्षण जहाँ पर हम किसके माध्यम से दिखाएंगे कुछ चीज़ों को, जैसे कि कोई समस्या समाधान के लिए हमने क्या रखा, हमने चार्ट लगा दिया, हमने बोर्ड लगा दिया, या हम केस स्टडी के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं, केस स्टडी का अध्ययन कर रहे हैं, या फिर हम कुछ ऐसे कुछ अवधारणाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है, इत्यादि यदि शामिल होता है तो वहाँ अप्रत्यक्ष शिक्षण हो जाता है, ठीक है, अप्रत्यक्ष शिक्षण हो जाता है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी रणनीतियाँ हैं जो अप्रत्यक्ष शिक्षण के साथ जुड़ी हुई हैं। निर्देशित विद्यार्थी अभ्यास, या फिर प्रश्नोत्तरी सत्रों के माध्यम से अवधारणा अर्जन पर बल, या फिर उद्दीपक सामग्री को लघु एवं सरल पदों में प्रस्तुत करना, या फिर समस्या आधारित प्रस्तुतिकरण, या फिर सहभागिता पूर्ण और सहयोगात्मक अभियानों पर बल दिया जाना, ठीक है, यहाँ पर ये टाइप मिस्टेक है, अभियानों पर बल दिया जाना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो अपना करेक्ट आंसर हम चूज करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो बिल्कुल हमारा 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 यानी ABC हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, ABC करेक्ट आंसर है। यहाँ पर हमारा सी नंबर पे 1 2 3 बिल्कुल जा रहा है, तो ये सी नंबर पे हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए बात कर लेते हैं, हम बात कर रहे थे अप्रत्यक्ष शिक्षण की, तो 1 2 3 क्यों सही है? जहाँ निर्देशित अभ्यर्थी अभ्यास चल रहा है, ठीक है, विद्यार्थी को एक निर्देश दिया जा रहा है, ठीक है, वो अप्रत्यक्ष शिक्षण से संबंधित है। जहाँ पर प्रश्नोत्तरी सत्रों के माध्यम से अवधारणाओं को अर्जित किया अवधारणाओं के अर्जन पर बल दिया जा रहा है, ठीक है, कि हम प्रश्नोत्तरी सत्र के माध्यम से अप्रत्यक्ष शिक्षण की रणनीतियों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तीसरा हो गया कि उद्दीपक सामग्री को, ठीक है, उद्दीपक सामग्री यानी जो स्टडी मटेरियल है, ठीक है, जो मटेरियल है वो कैसे हों, लघु यानी छोटे हों, सरल पदों में प्रस्तुत करना, है ना। देखिए वैसे यदि हम बात करें तो सब कुछ यहाँ स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है। परीक्षा के टाइम पे न जाने हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो कि कमेंट करते हैं कि मैम फर्स्ट पेपर हमारा क्लियर नहीं हो पा रहा है, या कंसेप्ट समझ में नहीं आता है, या शब्दावली ऐसी रहती कि समझ में नहीं आता कि कौन सा उत्तर, हम कौन सा विकल्प चुनें। साथ ही साथ प्रश्नों को देखकर आप भी विकल्प हमें बताया करें, ठीक है, आप भी बताया करें। उससे ये रहेगा कि हमारी जो मतलब दृष्टि है वो लगी रहेगी कि ये फला हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, इनके कमेंट आते थे, हो सकता है कहते हैं कि दुआएं भी बहुत काम आती हैं। तो आपका जुड़े रहना और मेरा ईश्वर से दुआएं करना कि ये हम जो पढ़ा रहे हैं आपको वो आपके बिल्कुल समझ में आए, है ना फ्रेंड्स। तो उद्दीपक सामग्री यानी जो स्टडी मटेरियल हम दे रहे हैं अप्रत्यक्ष शिक्षण के लिए, तो वो लघु हों यानी छोटे हों, सरल पदों में प्रस्तुत करना। तो यहाँ पर ABC हमारा करेक्ट आंसर है, यानी ए ऑप्शन भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, और यहाँ पर हमारा सी नंबर यानी 1 2 3 यहाँ पर हमारा सही है। चलिए आगे बात करती हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न बनता है कि प्रवर्तमान, ठीक है, प्रवर्तमान यानी चालू, वर्तमान ही है, यहाँ पर प्र लगा हुआ है क्योंकि एनटीए का या एनटीए कहें या यूजीसी कहें, दोनों ने जब भी प्रश्न हमारे समक्ष रखे हैं तो ऐसे शब्दावली का प्रयोग किया है। यदि इसका इंग्लिश वर्जन हम देख लें तो बड़ा आनंद आता है, ठीक है, यदि इसका इंग्लिश वर्जन हम देखें तो बहुत अच्छा रहता है फ्रेंड्स, और हिंदी वर्जन तो भाई कठिन ही लगेगा। तो प्रवर्तमान यानी चालू शिक्षण अधिगम सूत्रों के दौरान कौन सी आकलन प्रक्रिया अपनाई जाती है, ठीक है, ठीक है। तो बात करते हैं कि प्रवर्तमान यानी चालू शिक्षण अधिगम सूत्रों के दौरान कौन सी आकलन प्रक्रिया अपनाई जाती है। संकल्पनात्मक,
निर्माणात्मक, मानक संदर्भित या निकट संदर्भित। फ्रेंड्स ये इतना बेहतरीन प्रश्न है कि इसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी एक बार कि फिर से इन जो इतने ये चार हैं, संकल्पनात्मक, निर्माणात्मक, मानक संदर्भित, निकट संदर्भित, इन पर मैं एक बार फिर से कोशिश करूंगी कि मेरी आपसे फिर से एक बार बात हो। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि ये जो प्रश्न है इसका हमारा करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, क्योंकि निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन, ठीक है, जो रचनात्मक मूल्यांकन है ये इसका प्रयोग कब किया जाता है? चालू शिक्षण के दौरान है, ठीक है, ये चालू शिक्षण के दौरान ही होता है। प्रवर्तमान यानी चालू शिक्षण अधिगम सूत्रों के दौरान कौन सी आकलन प्रक्रिया है ना, आकलन प्रक्रिया, मूल्यांकन प्रक्रिया, जो आकलन लिखा है ना, आप डरे ना, ये मूल्यांकन ही है, मूल्यांकन प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो यहाँ पर संकल्पनात्मक नहीं होगा, मानक संदर्भित भी नहीं होगा, निकट संदर्भित भी नहीं होगा। यदि आपको डाउट लगता है तो आप मुझे बताना, मैंने ऑलरेडी इसका जिक्र कर चुका है मेरी पिछली वीडियो में, और आप कहें तो इसका मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप इसको देख लीजिएगा। बात करती हूँ रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन की, हमारा बी नंबर यहाँ करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो निर्माणात्मक मूल्यांकन है ये तब हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जब शिक्षण कार्य के दौरान विद्यार्थियों की शिक्षण त्रुटियों को सुधारना हो, है ना, उनकी विफलता को बदलना हो, उनकी विफलता को सफलता में बदलना हो, या यूँ कहें कि यह प्रगतिशील शिक्षण कार्यक्रम का जो महत्व तब अधिक है जब चालू शिक्षण के दौरान ही छात्रों की त्रुटियों को सुधारने, उनकी कमियों को सुधारने, उनके कमियों को ज्ञात करने का कार्य किया जाता है, ठीक है। तो यदि किसी छात्र का हमें कमी ढूंढ करके उसको दूर करना हो तो हम निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन के द्वारा ही करते हैं। तो यहाँ बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि विश्वविद्यालयों में शिक्षण अधिगम कार्यक्रमों का आयोजन करने में ICT के प्रयोग में अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाने की क्षमता है। देखो बिल्कुल सही बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ये, ठीक, करेक्ट है, क्योंकि शब्दावली से स्पष्ट हो रहा है। दूसरा है कि निर्माणात्मक आकलन या निर्माणात्मक शिक्षण अधिगम सत्रों की गुणवत्ता बढ़ाने से सहायता प्रदान करता है, या गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। तो ये भी सही है, क्योंकि जो हाँ बोलो, हाँ पे बाद में पहना दूंगी, ठीक है, अभी तो रुको बेटा, सॉरी फ्रेंड्स, है ना। तो निर्माणात्मक आकलन जो है वो शिक्षण अधिगम सत्रों की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता प्रदान करती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये अधिगम, देखो विद्यार्थियों की जो शिक्षण क्षमता है तब बेहतर निकल कर आएगी जब हम उनकी कमियों को दूर कर देंगे। जब जो समस्याएं उनके अंदर है, उनकी कमियों को दूर हम तभी कर सकते हैं जब हम फॉर्मेटिव या निर्माणात्मक या यूँ कहें कि रचनात्मक मूल्यांकन से उनका मूल्यांकन करेंगे। उनके अंदर की जो कमी है या उनकी जो शिक्षण प्रक्रिया है, क्या चीज़ें उन्हें समझ में आई है, कितना उन्होंने समझा है। कोई एक इकाई हमने पढ़ाया और उस इकाई का जब तक हम मूल्यांकन नहीं करेंगे तो उस मूल्यांकन को हम निर्माणात्मक मूल्यांकन के द्वारा ही करेंगे, और उससे हमें बच्चे की क्या उसने अर्जित किया है इस शिक्षण के दौरान 1 महीने में, तो वो सब हमें समझ में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये दोनों कथन ही हमारे सही हैं, ठीक है, ए नंबर हमारा सही है, ए और 1 और 2 दोनों ही सही हैं। आगे बात करती हूँ, हमारा प्रश्न आता है कि प्रतिचयन प्रक्रिया को चिन्हित कीजिए जिसमें इकाइयों का चयन समान और स्वतंत्र अवसर प्रदान करते हुए किया जाता है। अभी मैंने प्रतिचयन यानी सैंपलिंग को पढ़ाया नहीं है आपको, ठीक है, सैंपलिंग अभी हमने पढ़ाया ही नहीं है। जब हम सैंपलिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पर फ्रेंड्स कोशिश करूँगी कि ये आपका जो डाउट है ये पूरा आपका क्लियर हो जाए, है ना। जब हम सैंपलिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं पूरा कोशिश करूँगी कि इसको मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूँ। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि प्रतिचयन प्रक्रिया को जो चिन्हित करने की इकाई है समान और स्वतंत्र अवसर प्रदान करते हुए किया जाता है, तो वो कौन सी है? आनुपातिक प्रतिचयन प्रक्रिया, या फिर स्तरित प्रतिचयन प्रक्रिया, या फिर विमात्मक प्रतिचयन। ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, कि ये स्तरीकृत क्या है, विमात्मक क्या है, यादृच्छिक क्या है, व्यवस्थित चयन प्रक्रिया क्या है। यहाँ भी पुराना दिया गया है, विकल्प में ही दिया गया, ठीक है, यहाँ पर पूरा यहाँ हमारे पास विकल्प है और विकल्प में ही ये सब दिया गया है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो यहाँ पर डी नंबर ही हमारा आएगा। डी नंबर आएगा 2, 4 और 5, ठीक है, 2, 4 और 5 हमारा सही आंसर आएगा। चलिए हम देख लेते हैं 2, 4 और 5 में कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखो हमारा करेक्ट आंसर बी नंबर है, फिर यादृच्छिक है, फिर हमारा 2, 4 और 5, ठीक है, हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है, ये व्यवस्थित प्रतिचयन प्रक्रिया।
तो ये हमारे सही हैं यहाँ पर। अब स्तरित चयन प्रक्रिया क्या होती है ना, या दीक्षिक क्या होती है व्यवस्थित, इनका जिक्र हमें 1-2 दिन में हमारा जैसे हम पढ़ रहे हैं अशोध विवृत्ति, तो वहाँ पर बता दूंगी। क्योंकि जो ये स्तरित है ना, ये मतलब जनसंख्याओं पर ये इसका मूल्यांकन, जनसंख्याओं पर इसको दिखाया जाता है, ठीक है। स्तरित को जब भी हम जनसंख्या का सर्वे करते हैं या जब हम न्यायादर्श पढ़ेंगे, ठीक है, न्यायादर्श या प्रतिदर्श पढ़ेंगे, प्रतिदर्श और प्रतिचयन फ्रेंड्स एक ही है। ये जो सैम्पलिंग है ये मतलब ये प्रतिदर्श यानी टाइप ऑफ सैम्पलिंग के अंतर्गत आता है आपका अनुपातिक, स्तरित, व्योमात्मक या दीक्षिक। तो टाइप ऑफ सैम्पलिंग है, इसका जैसे ही हम अध्ययन करेंगे वहाँ इसका सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हमारा बी, डी और ई नंबर हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न फिर हमारे समक्ष प्रस्तुत है कि गुणात्मक शोध प्रतिमान प्रतिभागियों के दृष्टिकोण पर बल देता है, ठीक है। गुणात्मक शोध प्रतिमान जो है वो प्रतिभागियों के दृष्टिकोण पर बल देता है और इंद्रियानुभाविक आगमनात्मक उपागम का प्रयोग करता है। वहीं पर दूसरा कथन है, ठीक है, मिस्टेक, वो कथन है कि एक ही शोध परियोजना में गुणात्मक और मात्रात्मक शोध प्रतिमान दोनों का प्रयोग न तो संभव है ना ही वांछनीय, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो पहला हमारा ऑप्शन है वो सही है, लेकिन जो दूसरा है वो हमारा कथन गलत है। 7 नंबर का हमारा दूसरा जो है वो गलत है। अब आप कहेंगे कि मैम गलत क्यों है, तो देखिए जो गुणात्मक शोध है, ठीक है, गुणात्मक शोध जो है फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि आप किसी के व्यक्तित्व को दिखा सकते हैं, लेकिन अब मात्रात्मक शोध में संख्याओं का है ना, संख्याओं का जिक्र होता है। जैसे कोई किसी का मात्रा दिखा, किसी की मात्रा की ये संख्या कितनी मात्रा में है ना, कितने लोग यहाँ पर हैं, या कोई कार्य हो रहा है उसको हमें मात्रात्मक रूप में मापन करना हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ओहो, अब जाओ फिर अभी आ जाना, जाओ बच्चा, सॉरी फ्रेंड्स, वो बिटिया रानी परेशान कर रही है, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं गुणात्मक अनुसंधान की। तो गुणात्मक अनुसंधान है वो, उसमें क्या है कि हम किसी व्यक्तिगत अनुभव को शेयर कर सकते हैं, व्यक्तिगत पर अनुभव पर विश्लेषण कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर जो मात्रात्मक पद्धति है वहाँ पर हम क्या है अनुसंधान आंकड़ों पर कर सकते हैं, ठीक है, आंकड़ा प्रदर्शित करके, और उसका निष्कर्ष भी हम आंकड़ों के माध्यम से ही दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हम देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक चीज़ और आप ध्यान रखना कि जो गुणात्मक अनुसंधान है वो आगमनात्मक पद्धति पर आधारित है, ठीक है, क्योंकि देखो गुणात्मक के साथ आगमनात्मक यहाँ दिया गया है। उपागम का मतलब पद्धति होती है, विधि होती है, ठीक है। तो गुणात्मक अनुसंधान आगमनात्मक पद्धति पर आधारित है, और वहीं पर मात्रात्मक अनुसंधान जो है वो निगमनात्मक पद्धति पर आधारित है ना। हमारा कंसेप्ट यह भी क्लियर होगा कब, जब 1-2 दिन में हमारी क्लास आएगी, क्योंकि इसका भी जिक्र मैं अपने वीडियो पर मैं रखूँगी, मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बार एग्जाम में रिपीट होता है, ठीक है। रिपीट भी हुआ है कि इसमें इसके अंदर आता है कि कौन घटनाओं पर आधारित है, कौन है जो कि व्यक्ति पर आधारित है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कब कहाँ पर बल देता है, कौन क्यों कैसे पर बल देता है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं, तो मैं इसका जिक्र करूँगी। और चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि हमारा एक कथन ए सही है और कथन 2 हमारा सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो इसका करेक्ट आंसर बताना चाहूँगी कि 2 नंबर हमारा कथन इसका सही है, ठीक। कथन 1 कथन 1 सही है, किंतु कथन 2 सही है। सी नंबर हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं कि स्वतंत्र परिमार्जक और आश्रित चरों के मध्य नियंत्रण द्वारा कार्यात्मक संबंध स्थापित करने के केंद्रित शोध पद्धति कहलाती है। मतलब प्रश्न है कि स्वतंत्र परिमार्जक और आश्रित चरों के मध्य नियंत्रण द्वारा कार्यात्मक संबंध स्थापित करने के केंद्रित शोध पद्धति कहलाती है, ठीक है। कौन सी पद्धति कहलाती है बताना है कि कार्यात्मक पद्धति है ना, या फिर सर्वेक्षण पद्धति, या व्यक्ति अध्ययन पद्धति, या फिर प्रयोगात्मक पद्धति। अब आप यहाँ पर देखते हैं, ये बड़ा ही मतलब इम्पॉर्टेंट है ना, बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके समक्ष आ गया है। कार्योत्तर पद्धति एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सर्वेक्षण पद्धति जो है, सर्वे मेथड, ये भी इम्पॉर्टेंट है। व्यस्ट यानी केस स्टडी भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और एक्सपेरिमेंटल मेथड यानी प्रयोगात्मक पद्धति, ये भी एग्जाम में इसका भी जिक्र कई बार हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है
करेक्ट आंसर हमारा डी है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल प्रयोग, ठीक है, जो प्रयोगात्मक अनुसंधान पद्धति है वो क्या है कि हमारा जो आश्रित चरों पर, आप जो ये आश्रित चर मिल गया ना फ्रेंड्स, इसलिए आपको प्रयोगात्मक पर ही लगाना होता है। यदि आश्रित चर यहाँ ना होता, स्वतंत्र परिमार्जक जो है ना चर ही है यहाँ पर। देखो मतलब इनका जो प्रश्न करने का तरीका ना है बड़ा चेंज है, ठीक है। बात वही करते हैं लेकिन शब्दों को इतना घुमा देते हैं कि हम हैरान रह जाते हैं कि क्या होगा। याद रखना, जहाँ पर आश्रित चर स्वतंत्र चरों की बात की जाए वहाँ पर प्रयोगात्मक पद्धति होगा, ठीक है। कार्योत्तर या कार्योत्तर पद्धति या फिर इसको घटनोत्तर पद्धति है, जो कि किसी घटना पर आधारित होती है, जिस पर कोई शोध करना है आपको, कोई घटना घट चुकी है उस पर शोध करना है, उस पर रिसर्च करना है, तो कार्योत्तर पद्धति का प्रयोग होगा। सर्वेक्षण है जो कि जनसंख्या पर आधारित है, जबकि कोई सर्वे करना हो आपको किसी जनसंख्या पर, या कोई जनसंख्या का बड़ा समूह है, अब आपको उस समूह में आपको सर्वे करना है, तो एक छोटे से समूह को करके आप सर्वे करेंगे और पूरी जनसंख्या पर उसको लागू करके आप रिजल्ट निकाल कर देंगे, ठीक है। व्यक्ति यानी केस स्टडी है ना, केस स्टडी मेथड जो व्यक्ति अध्ययन पद्धति है, ये भी व्यक्ति विशेष पर की जाती है। और प्रयोगात्मक पद्धति को हम पढ़ेंगे बेहतर तरीके से, क्योंकि जो ये एक्सपेरिमेंटल मेथड है बहुत बड़ा है। कहने को एक छोटा सा शब्द है लेकिन एक छोटा सा शब्द नहीं है, ये बहुत बड़ा है। इसके पूरे रिजल्ट हम देखेंगे, इसके गुण, इसके दोष, इसका प्रयोग, इसके स्टेप देखेंगे, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर समाहित हैं। तो यहाँ पर आश्रित चर या स्वतंत्र चर की बात हो जाए तो बिल्कुल हमारा प्रयोगात्मक पद्धति राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि मात्रात्मक शोध प्रतिमान की अभिलाक्षणिक विशेषताएं क्या हैं, ठीक है। मात्रात्मक शोध को अभी हमने देखा है ना, अभी हमने समझा कि मात्रात्मक और गुणात्मक शोध क्या होता है। मात्रात्मक शोध आंकड़ों पर आधारित है ना, और हमने देखा कि इसका जो मतलब मात्रात्मक शोध प्रतिमान में क्या क्या चीज़ें हैं अभिलक्षित होती हैं, है ना। ये संख्याओं पर ज़्यादा इसमें बल दिया, यानी सांख्यिकी बातों को रखा जाता है मात्रात्मक शोध में। यह निगमनात्मक पद्धति पर आधारित है और यह एक मतलब कैसा परीक्षण है, तो यह देखो ऑथेंटिक बातों पर बल देता है, ठीक है। क्यों कैसे पर नहीं, मतलब कब कोई घटना कब घटी थी, है ना, इस पर बल देता है और उसका ही रिजल्ट तैयार करके हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। तो यहाँ पर हम अपना करेक्ट आंसर देख लेते हैं। हमारा जो करेक्ट आंसर है कि यह प्राकल्पना निगमनात्मक है। देखो मिल गया ना, हमारा पहले ही कहा हमने कि निगमनात्मक है मात्रात्मक शोध, तो ए नंबर यहाँ मिल गया। थोड़ा देख लेती हूँ क्या, हाँ ये भी देखो, हाँ ये भी दिया गया है कूट में ही, ठीक है, ये भी कूट में ही दिया गया है, तब तो बड़ा आनंद आएगा, है ना। रिजल्ट मतलब आंसर को चूज करने में हम देख लेते हैं कि ए नंबर ही हमारा सही है, तो हम देखेंगे कि ए नंबर पहले कहाँ मिलता है, ए यानी एक नंबर, ठीक है, तो यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी। अब इन दोनों को तो काट ही दो भाई, सी और डी को तो आप काट दो, है ना, सी और डी तो बिल्कुल नहीं होगा। अब हम केवल ए और बी में देखते हैं, तो यहाँ भी ये है, और आगे थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या मिलता है ना। तो यह प्रकल्पना निगमनात्मक है, हमने पहले ही देखा था। फिर यह प्राकृतिक परिवेश पर केंद्रित है ना। यह जनसंख्या अभिलक्षण के सामान्यीकरण पर बल प्रदान करता है। देखो हमारा सी भी मिल गया और डी भी मिल गया कि यह लोगों की बड़ी संख्या से प्राप्त संख्यात्मक आंकड़ों पर बल देता है। तो एक और 3 4, ठीक है, 1 3 4 हमारा करेक्ट है। अब हम देख लेते हैं कि 1 3 4 कहाँ है, तो ए नंबर पर हमारा राइट आंसर 1 3 4 मिल गया है। और इस तरह एलिमिनेशन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जब जितना ज़्यादा एलिमिनेट करना सीख जाएंगे आपके फर्स्ट पेपर में उतने ही प्रश्न आप सही कर पाएंगे। कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि मात्रात्मक अनुसंधान कहाँ, तो जनसंख्या पर, क्योंकि इसमें मात्राएँ हम जनसंख्या पर देखेंगे, अंकों के माध्यम से ही मात्राओं को या आंकड़ों को प्रस्तुत करेंगे, है ना। और हमने पहले ही कहा कि यह निगमनात्मक पद्धति पर आधारित है। यह जनसंख्या अभिलक्षण के सामान्यीकरण पर, जनरलाइजेशन पर बल देता है। सामान्यीकरण का मतलब आप सभी समझते हैं कि एक बड़े समूह पर आपको परीक्षण करना हो तो क्या करना है कि बड़े समूह का हम छोटे समूह का हम सारा आंकड़ा ले करके और प्रस्तुत कर लेंगे, निकाल लेंगे, फिर वही पूरे बड़े समूह पर लागू कर देंगे, है ना। कि अभी कहीं पर देखते हैं 1-1 किलोमीटर पर हमारे कुछ गाँव बसे हुए हैं, जहाँ पर हमने देखा कि वहाँ की आबादी जो है 200 है। अब हमने देखा कि एक जगह 200 है, तो हमने दूसरे जगह लगाया, अनुमान लगाया कि 200 के करीब ही होगी या 180 लोगों की आबादी होगी, ऐसे ही मतलब। तो इस तरह होता है जनरलाइजेशन करना, है ना। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको क्लास पसंद आ रही होगी। प्लीज़ आप पसंद आए तो क्लास को लाइक ज़रूर किया करें, एक छोटा सा कमेंट भी कर सकते हैं मेरे उत्साह बढ़ाने के लिए, है ना। आगे बात करते हैं विज्ञान नहीं वैज्ञानिक पद्धति होना चाहिए था, ठीक है। वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग में सामान्य क्रम क्या है, ठीक है। यहाँ भी देखो ऑप्शन दिया गया है इसी में।
है ना। समझाने में क्लास बड़ी हो जाती है, आप कहेंगे कि मैम क्लास काफ़ी बड़ी कर रही हैं आप, तो कोशिश ये करती हूँ कि जितना ज़्यादा समझा जाऊँगी वो सही रहेगा। हो सकता है बाद में यहाँ ना आना पड़े क्योंकि कोर्स बहुत ज़्यादा है और मैं चाहती हूँ कि पूरे टॉपिक को मैं जितना कुछ समझ पा रही हूँ वो आपके समक्ष प्रस्तुत करूँ। तो वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग में सामान्य क्रम क्या है ना। सामान्य क्रम क्या है कि चरों की पहचान द्वारा संकल्पना बनाना, अनुभूत आवश्यकता जो समस्या उत्पन्न कर रही है या कठिनाई और समस्या प्रतिपादन को चिन्हित करना, या फिर विश्लेषण और भाष्य, या फिर समुचित शोध उपकरणों के प्रयोग द्वारा प्रदत्त संग्रहण, है ना। यहाँ पर हमने ले लिया। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहेंगे हमारा जो करेक्ट आंसर आता है फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। तो पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं हमारे जो ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं कि वैज्ञानिक पद्धति, तो सबसे पहले आपको पता है कोई भी पद्धति हो तो समस्या उत्पन्न कर रही है, तो समस्या आ गई तो सबसे पहले उसको लेंगे, ठीक है। समस्या की जहाँ बात कही जाए वो सबसे पहले उसको उठाना। तो यहाँ बी नंबर पर हम चलते हैं और हम देख लेते हैं कि यहाँ हमारा बी नंबर पे 2 नंबर पे ये भी है, यहाँ भी 2 नंबर है। फिर आता है समस्या के बाद कठिनाई और समस्या का प्रतिपादन चिन्हित करना, फिर भी हम समस्या को ही लेंगे जो भी कठिनाई है। तो दूसरा ये ले लिया, अब यहाँ तीसरा मिल गया, ठीक है। अब यहाँ भी तीसरा नहीं है, अब ये तो 1 2 3 से ही स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल नहीं होगा ए नंबर, और हमारा सी नंबर भी नहीं होगा क्योंकि ये 3 से स्टार्ट है। ये देखो यहाँ पर, और ये जो है ना ये 2 से स्टार्ट है लेकिन पहला आ गया, चरों की पहचान पहले आ गया, तो चरों की पहचान पहले नहीं करना है। पहले हम ये देखेंगे कि हम अनुभूत आवश्यकता से उत्पन्न समस्या देखेंगे, हमारा पहले बी नंबर, फिर हमारा होगा सी नंबर। तो पहले बी नंबर यानी 2 नंबर हो गया, सी नंबर यानी 3 नंबर हो गया, तो हमारा ये बी नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आप वीडियो को पॉज करके आप मिला सकते हैं, देख सकते हैं। तो बी नंबर हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाँ ठीक है, हाँ ओह सॉरी माफ़ कीजिएगा, हाँ 10 प्रश्नों का हमने संकलन लिया था। और ये प्रश्न आपको कैसे लगे लाइक और कमेंट के माध्यम से बताइएगा। उम्मीद करती हूँ इससे बेहतर समझाने का प्रयास करूँगी। बस आपका प्यार दुलार सहयोग इस तरह ही चैनल पर मिलता गया तो एक दिन आप भी सफल होंगे, आपके साथ साथ भी ईश्वर की कृपा मुझ पर भी बनी रहेगी। तो चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।